वेलकम बैक टू माई चैनल शुभ भक्ति। आज हम भक्ति संगीत को थोड़ा मस्ती की तरफ ले चल रहे हैं। ये बच्चे हैं जो कि शैक्षिक भ्रमण के लिए CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर जो कि लखनऊ जानकीपुरम विस्तार में स्थित है, पूरे 50 वहाँ पर रुपए। शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, एनर्जेटिक नज़र फील कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनके लिए भी थोड़ा सा नया माहौल है। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। एक ट्रिप पे जाना अपने में ही बहुत खुशी महसूस होती है। और ये बच्चे तो शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं, अपने टीचर्स के साथ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग अब लखनऊ पहुंच चुके हैं, CDRI की बिल्डिंग में प्रवेश कर लिया है। बच्चों को मैं अंदर लेके जा रही हूँ। बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं, यूनिफॉर्म में जा रहे हैं सब। बच्चों के हाथ में डायरी है, पेन है। वो अपनी रिपोर्ट भी उनको तैयार करनी है। उन्होंने वहाँ पे विजिट किया तो क्या देखा, क्या अनुभव महसूस किया, तो चलिए देखते हैं। जब हम लोग अंदर पहुँचे तो वहाँ का जो स्टाफ था बहुत ही अच्छा था, कोऑपरेटिव था। उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनके लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की, हर बच्चे को चाय समोसा खिलाया। बसते रास्ते में हंसते हुए, खेलते हुए, अंताक्षरी क्विज कंपटीशन करते हुए CDRI की बिल्डिंग में पहुंचते हैं। अंदर जब देखा तो एक बहुत बड़ा सा हॉल था, जहां पे प्रेजेंटेशंस और CDRI के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी गई। संजीव सर वहाँ के हेड थे, उन्होंने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया और आगे उन्हें फ्यूचर में क्या करना है उसके कैरियर गाइडेंस संबंधी जानकारी भी प्रोवाइड की कि आपको 9th-12th कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। इसके लिए आपको पहले ही अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। और उसके बाद बच्चों ने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और उनके अंदर एक अलग इंथ्यूज़िज्म था। उसके साथ साथ कुछ जलपान की व्यवस्था की गई थी। उसमें बच्चों को फिर से चाय पिलाएगी और समोसा भी खिलाया गया। साथ ही साथ उनके लिए कुछ लंच भी अरेंज किया गया था, उसको भी एंजॉय किया। और बच्चों ने साथ ही में बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स भी क्लिक कराए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सर देखिए किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, आइए जाने। अभी आपने एक प्रयोग एक वीडियो देखा जिसमें लेबोरेटरी एनिमल फैसिलिटीज के बारे में है। तो जितना भी औषधि अनुसंधान होता है वो सीधे मनुष्यों पर नहीं होता है। हम सबसे पहले चूहे पर होता है। एनिमल पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद जब वहां पर हमारे प्रयोग सफल होते हैं तब हम उसको मनुष्यों पे करते हैं। तो वो कोई खड़ा भी चलो लैपटॉप कड़क क्या यूट्यूब पे लगा थोड़ी होता है, कंप्यूटर होगा वही सुनो, पीछे प्रोजेक्टर लगा है, वो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी कीबोर्ड होती है। Drugs, diagnostics and process technologies in disease areas which are of national relevance. And all of देखे थे this फोन is पर। focused on ensuring or enabling affordable healthcare for India. CDRI was founded in 1951 and since inception 13 drugs have gone all the way to market based on research and development activities that are conducted. We have also a very large and thriving PhD program, and more than 2,000 students have graduated with PhDs and are now occupying roles in industry as well as in academia. We have a rich patent and publication portfolio. Our patent portfolio consists of 456 plus patents that were filed abroad and 500 plus patents filed in India. When you look at our publications, again, more than 12,000 papers have been published by scientists in this institute. Thus, the institute can boast of both basic and translational research under one roof. What makes CDRI unique? In academic institutions across the world, you tend to find research focused on basic mechanisms or identification of hits and lead compounds.
compounds into the clinic requires special expertise, and this includes expertise in pharmacokinetics, toxicology, pharmacology, safety. All of this work can be done at CDRI, and the beauty is that these capabilities are under one roof. So a scientist working on a basic research mechanism who wishes to then take it into a translational mode can find teams within the institution to take it forward. But our work is not just about the research that happens in-house. We collaborate widely, not just with academia but also with industry. In fact, our mandate is to take drugs to market, which we cannot do without industry collaboration. And therefore, we greatly value our partnerships with industry. Our relationships are not just about technologies and IP that we license out, but also about projects, knowledge, intellectual property that is generated together with industry. CDRI works in a number of different therapeutic areas. This includes microbial infections, parasitic infections, viral infections, cancer, neurodegenerative disorders, metabolic disorders, bone and musculoskeletal health, and reproductive health. These therapeutic areas represent the health burden of India. When we started out, we had a greater focus on infectious diseases and reproductive health, but over time, we've added disease areas based on the national priorities. One of the best known drugs to emerge from CDRI is Sencromine, which is also sold under brand names of Chaya and Saheli. This is a once-weekly oral contraceptive that has been in the market since 1992. In fact, it is given free of cost through the National Family Planning Program. And this drug has been widely used with a very good safety record over the last 25 years. It is the only non-steroidal contraceptive that is available anywhere in the world. And this was developed from the very beginning at CDRI, starting with chemical synthesis and going all the way to phase 3 clinical development. One of our most recent successes in the pharmaceutical space has been the repurposing of a drug called Unifenolid. This is an antiviral drug which has been available in the Russian market as well as in other parts of the world for the treatment of influenza. During COVID-19 period, this drug was selected for repurposing. The scientists at CDRI demonstrated activity for COVID-19 virus, and then it was transferred to a pharmaceutical company called Medizest, which has then taken it through phase 3 clinical development, and the drug now awaits marketing authorization. CDRI scientists have been recognized for their research through national awards as well as state level recognitions. There have been 4 Padma Shri awardees, 7 Shanti Swarup Bhatnagar awardees, 3 CSR Technology awardees, 3 JC Bose fellows, 3 Big fellows, 8 Class Young Scientist awards, and 12 INSA awards. This reflects scientific prowess of this institute and the high levels of motivation that our scientists embody. Students today have a very wide range of choices when it comes to careers. The world is a very large place and there is something for everyone. But students choosing to study science have a number of different decisions to make. My advice is to always understand what you really like to do, what your real interests are, and this goes beyond scores, grades, and examinations. Understanding your true love, your true interests, makes it possible to identify what course of study to choose. In the biomedical sciences, there are a number of different choices to make, including the study of medicine. But once you enter a research track, it gives you the freedom to pursue a problem, find answers, frame solutions, test them out, and if you're lucky, create products. And these could have very wide impact.
So, in choosing a career, please keep in mind what your interests are and how you wish to make a difference to this world. The National Laboratory Training Center of CSR CDRI was established in 1950s and it's from two campuses, one from Jankipuram Extension, the experimental campus, which is in the heart of the city of Lucknow. CDRI Animal Facility holds around, including non-human primates. This facility is one of its kind in India and maybe one of the oldest facilities of the country. अरे जहाँ पे घूम कर आए उसकी फोटोज है चूहे की। अगर कोई चूहे पे एक्सपेरिमेंट करेगा तो रैबिट पे एक्सपेरिमेंट करा गया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे दो बात बोली। रैबिट चूहों का एक्सपेरिमेंट होगा। यहाँ पे चूहे पालते होंगे लोग। इनका ट्रेनर भी होंगे चूहे। देखा है देखो चूहे का। चूहे पकड़ के ले जाएंगे चूहों को इसमें रैबिट है। सही बात है। यहाँ जा रहे हो तो मम्मी चूहे हैं। हाँ बेटा, ये चूहे इतने बड़े कैसे हो गए? कंटेंट देने की जरूरत ही नहीं है। रेटस नार्वेजिकस विभिन्न अनुसंधान कार्यों जैसे संरचनात्मक तंत्रिका विज्ञान, अंतःस्राविकी, आनुवांशिकी, विश्व विज्ञान, व्यवहार एवं पोषण विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं। हम लोग एक चोरा तो रह चोरा बच्चा है। आप लोग टाइम से आ गए। वो लोग भी ट्रैफिक में फंस गए। कहाँ तक पहुँचे? वो लोग ट्रैफिक में फंस गए। बच्चा पूरे बीवे निकल आ रहे हैं। हमारा से आ रहे हैं सही से बताया था। माइस मस्कुलस, कैंसर विज्ञान, सूक्ष्मजीवी, जीव रसायन, भेषज विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विकिरण जैविकी आदि से संबंधित प्रयोगों एवं परीक्षणों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। छोटे हो गए मम्मी। पहले बड़े थे, कितने प्यारे क्यों मुझे दे दे। पाली क्यूट होता है, उस पे तो एक्सपेरिमेंट हुआ है। ब्लैक क्यों कहाँ से आ गया? ये ब्लैक क्यों कहाँ से आ गए? ये भी पुराना है। अब पीला पिंक कलर का चूहा है। हैमस्टर, मीजोक्रिस्टस ऑरिटस, विशाल जन्य बीमारियों, कवकों एवं अन्य परजीवियों के परीक्षण, क्षय रोग एवं अन्य बीमारियों जैसे कोविड-19 के अध्ययन में प्रयोग किया जाता रहा है। जर्बिल, मंगोलियन जर्बिल, मेरिनॉस अंगिकुलेटस, परजीवी विकिरण, विश्व विज्ञान, श्रवण विज्ञान, लिपिड उपापचयी तथा संक्रमण रोग, हृदय आघात के अध्ययन तथा मृत्यु रोग के अध्ययन के लिए खरगोश ऑरिक्टोलॉगस कैनिकुलस विभिन्न प्रकार के टीकों एवं जैव उत्पादों के विकास, प्रतिरक्षण एवं सीरम विज्ञान संबंधी परीक्षण, उच्च रक्तचाप, भ्रूणयुक्ता, नेत्र विकार, मांसपेशियों में खिंचाव, आंतरिक बीमारियों, अन्यजात पायरोजेनिक अवयवों के परीक्षण, अवस्था एवं आयु एजिंग के आकलन में खरगोश की भूमिका महत्वपूर्ण है। गिनीपिग, केविया पोर्सिलस, प्रतिरक्षण विज्ञान, अनुवांशिकी, कर्ण विज्ञान, पोषण विज्ञान एवं जैविक संक्रमणों के अध्ययन में उपयोगी है। बाहर जानवर को मार लेती है। बेजुबान जानवर। मंकी, रीसस बंदर, प्रतिरक्षी टीकों के उत्पाद एवं मानकीकरण, प्रजनन विज्ञान, अंतःस्राविकी, आंख एवं दंत शल्य चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक अध्ययन, विभिन्न जैव एवं विश्व उत्पादों के
औषधि प्रभाव एवं कुष्ठ रोग अनुसंधान आदि में बंदरों की प्रभावशाली भूमिका है। आज आप उधर देखो, ये बनाना खा रहे हैं। इनके ऊपर ये लोग क्या करते हैं? इनके ऊपर क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट हाँ, बंदरों पर क्या करता है? एक्सपेरिमेंट होता है बेटा ड्रग्स का। बंदरों पे कैसे करते हैं? उनको ड्रग्स दे के, देखते मतलब दवाई दे के, औषधि जो बनती है, मेडिसिन। क्योंकि बंदर और इंसान एक जैसे होते हैं। अरे चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर रहा जा रहा बेचारा बेजुबान चूहा। ये देखो कितने गंदे लोग हैं। बेचारा बेजुबान। बेजुबान लोगों को मारा जाता है। हाँ? तो बहुत बजाती है। रुक जा, एक चूरे पर आ रही। संस्थान अपने स्थापना से लेकर अभी तक देश में फार्मा उद्योगों के विकास हेतु कुशल मानव संसाधन तैयार कर रहा है तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आज़ादी से अब तक विकसित 22 जेनेरिक दवाओं में से 14 दवाएं संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके विकास में प्रयोगशाला जंतुओं के बलिदान के बिना संभव नहीं था। बेचारे जानवर रो रहा है मुझे। ये सारे ले लिए देख ले। अब तक आप लोग जा चुके होंगे CDRI में। आप पानी। CDRI मतलब कितने लोग CDRI का फुल फॉर्म करते हैं? सेंट्रल रिसर्च, सेंट्रल सेंट्रल आपसे दे मैम ने और सर ने कहा कि आज हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, एजुकेशनल टूर पर विजिट करने जा रहे सेंट्रल हैं। रिसर्च। कितने लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? हाथ उठाएं। वेरी गुड। तो जवाब मिला CDRI घूमने जा रहे हैं। फिर CDRI में क्या होता है ये जानने की इच्छा कितने लोगों को हुई? जवाब कितने लोगों को मिला? CDRI में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक वैज्ञानिक संस्थान है और विज्ञान हम लोग कैसे करते हैं? प्रयोगों के माध्यम से करते हैं। जो भी हम देखते हैं वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और उसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीजें हम, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, हम एक वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी चीजें हैं आपके जीवन के यापन के लिए जो भी माध्यम है वो सब वैज्ञानिक आविष्कारों, वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से आए हैं। मोबाइल बहुत सारे बच्चों के हाथ में मैं देख रहा था, कैसे बना, उसमें एप्लीकेशंस कैसे आए, उसके इतने सारे यूजेस कैसे आए, ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया? साइंस की वजह से, विज्ञान की वजह से। हम लोग पहले जीवन कितना कठिन था, कहीं घूमने जाना होता था तो कैसे जाते थे? तीर्थ यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, महीनों में पहुंच पाते थे। लखीमपुर खीरी से लखनऊ आना है तो महीना भर लग जाएगा पैदल आते आते। आज आप कैसे आए? सुबह 6-7 बजे निकले और 10 साढ़े 10 बजे आप लोग लखनऊ आए। किससे आए? बस से आए। बस कहाँ से आई? साइंस की देन है। तो हम जो भी हमारे जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक आविष्कारों के वजह से हमारा जीवन इतना सरल और आसान हो पाया है और इसलिए हमें हमारे दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव क्या लाना पड़ेगा? हमें हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं वो कैसे हो पा रही हैं, क्यों हो पा रही हैं और उनके पीछे क्या क्या प्रयोग किए गए हैं, वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी। यहाँ पर आप एक बैनर देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल सुना कर उसको रिप्लाई करना। अभी सुना है आपने? आज इसका एक कर्टन रेजर प्रोग्राम है। कर्टन रेजर का मतलब होता है एक तरह से उसका उद्घाटन प्रोग्राम है। ये कार्यक्रम 6 से 9 दिसंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में होने जा रहा है और एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है। लगभग इसमें 30-35 हजार लोग शामिल होते हैं
और वो 30-35 हजार लोग कौन होते हैं? हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, युवा वैज्ञानिक होते हैं और कुछ सीनियर साइंटिस्ट एंड जो साइंस के फील्ड के लोग हैं वो सब लोग रहते हैं। तो ये एक तरह से, जिस तरह से आप लोगों ने कुंभ मेला सुना है, उसी तरह से ये विज्ञान का सबसे बड़ा मेला है जो वार्षिक होता है और ये 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। विज्ञान कितने लोगों को अच्छा लगता है? बहुत सारे लोगों को विज्ञान अच्छा लगता है। कुछ नए नए प्रयोग करना चाहेंगे? यस, बिल्कुल। सबसे छोटे बच्चे सबसे ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, है ना? और ये जिज्ञासा धीरे धीरे कम होती जाती है। हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी जिज्ञासा है, जिसमें आज हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं, आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। और जिज्ञासा क्या होता है? जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या है जिज्ञासा का? क्यूरियोसिटी। हाँ, क्यूरियोसिटी है ना, जानने की इच्छा। कोई भी चीज को जानने की इच्छा। ज्ञान और विज्ञान में से यदि जिज्ञासा हटा दी जाए तो क्या होगा? क्या होगा? विज्ञान कैसा लगेगा? बहुत नीरस लगेगा, बहुत बेकार लगेगा, क्योंकि जिज्ञासा जो होती है विज्ञान की आत्मा होती है, ज्ञान की आत्मा होती है। जिस तरह से शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाती है तो क्या करते हैं? शरीर को तुरंत डिस्पोज करने की कोशिश प्रयास करते हैं कि भाई अब शरीर आत्मा नहीं रही है, मृत शरीर हो गया है, तो इसको जल्दी से इसका अंतिम क्रिया करो। मतलब उसको हम रखना भी नहीं चाहते हैं। वैसे ही ज्ञान और विज्ञान जो है, यदि उसमें से जिज्ञासा को बाहर निकाल दिया जाए, और जिज्ञासा कैसे पता चलती है? जब हम 5W and 1H इंग्लिश में बोलते हैं ना, व्हेट, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हाउ, ये चीजें जो रहती हैं ये हमारे जिज्ञासा को प्रकट करती हैं। तो यदि आपके मन में है, जैसे कि न्यूटन ने क्या देखा? न्यूटन ने क्या देखा था? एप्पल नीचे गिरा था। तो क्या सोचा? उसके मन में क्या जिज्ञासा आई न्यूटन के मन में? खड़े होकर बताया करो, सही बता रही है। नीचे ही क्यों गिरा है? जो सेब गिरा है पेड़ पे से, वो नीचे ही क्यों गिरा है? उसके पहले तो सेब गिरते हुए सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने देखा था, लेकिन उनके मन में वो जिज्ञासा नहीं आई कि सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा। तो क्या आया? क्यों, कैसे, कब? तो जो एक OIC मोमेंट होता है, हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी आश्चर्यजनक चीज देखते हैं तो एकदम निकलता OIC, ऐसे करके एक आश्चर्यजनक तरीके से निकलता है। तो एक्चुअल में वो OIC 3 शब्दों का एक समूह है। O फॉर ऑब्जर्वेशन, I फॉर इंटरप्रिटेशन एंड C फॉर कंक्लूजन। तो हमें किसी भी घटना को इस OIC के नजरिए से देखना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा, फिर उस ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे? एक इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो मतलब कोई बल है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो कौन सा बल था? वो गुरुत्वाकर्षण बल था। तो गुरुत्वाकर्षण बल था। क्यों सेब गिरा, कैसे गिरा, क्यों गिरा? तो इन कैसे और क्यों के जवाब उसमें ऑब्जर्वेशन से पता चले, एंड उनका जब ऑब्जर्वेशन का इंटरप्रिटेशन किया तो उसमें पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल का कोई योगदान है। एंड देन सी फॉर कंक्लूजन। तब उन्होंने बताया कि पृथ्वी में एक अपना बल होता है, उनको पृथ्वी में अपना एक बल होता है जिसको जिज्ञासा होने पर ही हमारा विज्ञान हमें इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं करना चाहेंगे। अभी किस क्लास में है? 9th में है। वेरी गुड। आप तो बहुत छोटी क्लास में हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? 4th में है। आपको भी साइंस अच्छा लगता है? वेरी गुड। तो साइंस से बचना पॉसिबल नहीं है, तो बेहतर है हम साइंस को समझें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने जीवन में अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से हमें जो हमारी वैज्ञानिक आविष्कार है, जो उपलब्धियां हैं, उनको समझने में आसानी होगी और हम उनका सही प्रयोग कर पाएंगे। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। क्या क्या प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट लोग इस्तेमाल करते हैं। 9th क्लास के ज्यादातर बच्चे 9th 10th क्लास में इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? उसके वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, IISF
2025.in। नोट्स बना रहे हैं आप लोग, कुछ नोट कर रहे हैं। IISF2015.in, www.iisf2025.in। रुक जाओ अभी, रुक जाओ और आने। ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए और इस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। सब अपने नोटबुक खोल लो और लिखो जो बता रहे हैं सर। लिखना भी है, सुनने केवल नहीं है। लिखना, टू रिपोर्ट पूरी बनेगी। क्या आपने देखा, क्या सीखा। पिछली साल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ था और उसके पहले वाली साल में ये फरीदाबाद में हुआ था और उससे पहले वाली साल में लखनऊ में हुआ था। तो हर साल एक नए शहर और जहाँ पर पूरे वैज्ञानिकों का एक वैज्ञानिक और युवा वैज्ञानिक और छात्र जिनको कि हम भविष्य के वैज्ञानिक कहते हैं, उन सभी का समागम एक साथ होता है। तो आप लोग कैसे इस पूरे महोत्सव का फायदा। होम पेज में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक कॉलम है थीमेटिक इवेंट्स का। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम इस महासंगम में, इस सम्मेलन में हो रहे हैं और आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। सबसे एक बढ़िया कार्यक्रम है जिसमें हैकाथॉन, विजन फॉर विकसित भारत, आइडियाज फॉर विकसित भारत। आप लोगों को क्या क्या महसूस होता है कि क्या चीजों की कमी है हमारे देश में। पॉल्यूशन ज्यादा है। कितने को लोगों को लगता है कि पॉल्यूशन ज्यादा है। क्या होना चाहिए, पॉल्यूशन कैसे कम हो सकता है। साइंस से कम हो सकता है। किस तरह के आप समाधान ढूंढेंगे साइंस से। कुछ एक्सपेरिमेंट्स बता सकते हैं। यदि आपके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को लेके आप पॉल्यूशन कंट्रोल पे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक मॉडल बना सकते हैं। साइंस मॉडल कॉम्पिटिशन्स में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता है, उसमें कुछ मॉडल्स बनाते हैं। वैसे ही मॉडल्स आपको इस कंपटीशन के लिए भी बनाना है, चाहे वो पॉल्यूशन पर हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या वो किसी और समस्या से हो। आजकल आप AI का भी इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि मोबाइल के थ्रू आप अपना शुगर और BP मेजर कर सकते हैं। मोबाइल में इस तरह के एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप अपने हेल्थ का चेकअप तुरंत कर सकते हैं। तो इस तरह के एप्लीकेशंस भी यदि आप बना पा रहे हैं, कोई मॉडल है, कोई आइडियाज है, तो वो आप इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जाना होगा एंड आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट खोली है। इंटरेक्शन, इसमें आप देख सकते हैं कि अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ आइडियाज हैं जो अप्लाई करना होंगे और उन आइडियाज को वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आपको इनवाइट किया जाएगा वैज्ञानिकों से मिलने के लिए। पिछली बार जो चंद्रयान की टीम के जो लीडर थे उनसे सारे स्टूडेंट्स को मिलवाया गया था। तो हो सकता है इस बार किसी और वैज्ञानिक, हो सकता है आपको शुभम मिश्रा के साथ में मिलने का मौका मिल पाए। जो शुभम मिश्रा को कितने लोग जानते हैं? शुक्ला और मिश्रा जो एस्ट्रोनॉट हैं, जो अभी अंतरिक्ष में गए थे, लखनऊ से ही हैं। उनके बारे में सुना है आपने? तो उनसे मिलने का भी मौका इस प्रोग्राम में आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए हम लोग को बड़े होना। पूरा गांव जैसा एक कैंपस विकसित किया जाएगा
जहाँ पर जादू स्टूडेंट साइंटिस्ट विलेज न्यू नालंदा, जहाँ पर आपको बहुत सारी वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी। इस इवेंट में भी सारे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है। प्लस उसके अलावा जितने भी इंडिया में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सभी का वहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है। इंडिया में साइंस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं? CSIR के बारे में कितने लोग आप जानते हैं? CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जिस तरह से CDRI एक संस्थान है CSIR का, इस तरह के टोटल इंडिया में 38 रिसर्च लैब्स हैं जहां पर अलग अलग विषयों पर अनुसंधान होता है। CDRI इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग रिसर्च मीन्स दवाई संस्थान। तो यहाँ पर दवाइयों के ऊपर रिसर्च होता है। उसी तरह से लखनऊ में एक और संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जहाँ पर औषधीय पौधे और जो सुगंध वाले पौधे हैं जिनसे इत्र बनाया जाता है या परफ्यूम बनाए जाते हैं, जिन पौधों में खुशबुएं होती हैं, उन पौधों के ऊपर रिसर्च होता है। तो CMAP, CSIR, CMAP एक दूसरा संस्थान है जहां पर इसके बारे में रिसर्च होता है। इसके अलावा एक और संस्थान है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर प्लांट्स के बारे में रिसर्च होता है। क्या कर रही बैठो? क्या सब? जहां प्लांट्स के बारे में रिसर्च होता है। उसके अलावा एक और संस्थान है IITR। जैसे मैंने अभी कहा कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पॉल्यूशन के ऊपर रिसर्च होना है, टॉक्सिसिटी के ऊपर रिसर्च होना है, तो उसके लिए भी एक CDRI जैसा पूरा की पूरा संस्थान है लखनऊ में ही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, जहां पर टॉक्सिसिटी के ऊपर रिसर्च होती है कि वाटर में क्या पॉल्यूशन है, सॉइल में क्या पॉल्यूशन है, एयर में क्या पॉल्यूशन है, एंड फूड में क्या मिलावट है, उन सब के ऊपर रिसर्च वहां पर होता है। तो ये तो पेड़ पौधों और दवाओं से संबंधित हो गया। फिर लगता है कि विज्ञान में तो और भी चीजें हैं, एरोप्लेन भी, तो उस पर भी तो रिसर्च होना चाहिए, पेट्रोलियम पर भी रिसर्च होना चाहिए और केमिकल्स पे भी रिसर्च होना चाहिए। तो CSIR में दूसरे और भी संस्थान है, जैसे CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अयोध्या में राम मंदिर बना है, आप लोग सभी जानते हैं। वहां पर सूर्य तिलक होता है भगवान राम का। क्या उसमें वैज्ञानिकों का योगदान है? जी हाँ, उसमें सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI के वैज्ञानिकों ने उसमें लाइट के रिफ्रैक्शन को इस तरह से कंट्रोल किया हुआ है कि वो जो सूर्य की रोशनी है वो परावर्तित होके सीधे भगवान के मस्तक पर आती है। तो वहां पर CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का योगदान है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI एक और संस्थान है जो रोड्स के ऊपर रिसर्च करता है। अब आपको लगता है रोड पे क्या रिसर्च होता है? रोड पर किस तरह से रिसर्च होता है? आपने देखा है ना, जब सड़कें मुड़ती हैं तो उसका एंगल थोड़ा सा चेंज होता है, प्लेन नहीं होती है, वो एंगुलर होती है। और वो एंगल क्यों बनाते हैं? जिससे कि जब वाहन गति से जा रहा होता है और जब वो एक सर्कल में मुड़ेगा तो वो पलटे नहीं। तो इस तरह का तो एक स्ट्रक्चरल रिसर्च होता है। उसके अलावा मटेरियल के ऊपर बहुत रिसर्च होता है। CSIR CRRI ने अभी स्टील फ्लैग रोड्स, प्लास्टिक रोड्स के ऊपर भी रिसर्च किया हुआ है। तो जितना भी वेस्ट प्लास्टिक है उसके प्लास्टिक को उसके नेट्स बनाकर रोड्स में डाले जा रहे हैं, जिससे कि रोड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए और रोड में जो गड्ढों की समस्या है उससे निजात मिल सके। तो इस तरह से जो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, जहां पर इंजीनियर्स हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। ये तो CSIR की बात हो गई, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा आपने देखा है कि हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। एग्री करते हैं आप लोग? जनसंख्या बढ़ रही है। कितनी जनसंख्या हो चुकी है हम लोग की? 140 करोड़। 140 करोड़ पर पहुंच गई है। और इतनी जनसंख्या को होल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? शहरीकरण बढ़ रहा है ना। सारी जगह पे कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं और ये मकान कहाँ बन रहे हैं? सारे के सारे खेती वाली जमीनों पर। तो बहुत सारी हमारी खेती वाली जमीन जो है वो मकानों में, कॉलोनीज में, शहरों में तब्दील होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, मींस प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ रहा है, लैंड स्क्वीज हो रहा है, हमारी जो खेती की जमीन है वो कम होती जा रही है। फिर भी हमारे पास खाने को पर्याप्त है। आपको टमाटर साल भर मिलते हैं, बहुत सारी सब्जियां आपको साल भर मिलती हैं, तो वो कैसे मिल पा रही हैं? कभी इस बारे में सोचा आपने?
50,000 लोग ही किसको बेच बढ़ती जनसंख्या और हाँ? घटता कृषि क्षेत्र, हाँ, इससे उसके बावजूद भी पर्याप्त हमारे पास खाद्यान्न है, तो वो कैसे है? क्या इसमें भी वैज्ञानिकों का योगदान है? बेचोगे तो 50,000 रुपए की क्या इसमें भी वैज्ञानिकों का योगदान है? कौन से वैज्ञानिक हैं वो? उनको हम बोलते हैं कृषि वैज्ञानिक। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लखनऊ में 4 लैब हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। एक तो बिकॉज लखनऊ आमों के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल फ्रूट्स के ऊपर रिसर्च होता है, आमों के ऊपर रिसर्च होता है। फिशरीज, क्योंकि गंगा में बहुत सारी, गंगा यमुना काफी जो बड़ी नदियां हैं वो यूपी में होती हैं, तो इसलिए एक फिश जीनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मछलियों के जीनोम के ऊपर स्टडी करने के लिए भी ICAR का एक संस्थान है। तो इस तरह से हमारे यहाँ खेती के बारे में जितनी भी फसलें होती हैं, हर फसल का एक अलग से, गेहूं अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र, लखनऊ में गन्ना अनुसंधान केंद्र। आप लोग जो पीछे बैठे हुए हैं वो सब लोग गन्ने की ट्रॉलीज की वजह से लेट हो गए। रास्ते में गन्ने के ट्रॉलीज आ रहे थे और उस वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। तो उस पर जो गन्नों के ऊपर रिसर्च होती है वो हमारे लखनऊ में जो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर होती है। वो नई नई वैरायटीज विकसित करते हैं, गन्नों में मिठास कैसे बढ़ी जाए उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, गन्नों की उत्पादकता कैसे बढ़ी जाए उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो इस तरह से हर फसल के ऊपर एक अनुसंधान संस्थान है और उसमें सैकड़ों वैज्ञानिक अपना योगदान दे रहे हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है हमारे स्वास्थ्य का। CDRI तो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहा है। CDRI ने आजादी के बाद से अब तक 13 नई दवाइयां विकसित की हैं। अभी हम लोग एक छोटा सा मूवी भी देखेंगे जिसमें CDRI के बारे में बातचीत होगी, उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी दवाइयां CDRI ने विकसित की। तो 13 नई दवाइयां CDRI ने विकसित की हैं और इन आजादी के बाद से अब तक इंडिया में 22 दवाइयां इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। उस इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम एफर्ट्स देना है और आगे पहुंचना है। अभी हम ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट कैसे होता है CDRI में, हाँ। क्या पसंद है, कोई बता सकता है उसकी हॉबी क्या है? आप लोगों ने डिसाइड किया बड़े होके क्या बनना है? कितने लोगों ने अभी डिसाइड किया है या कितने लोग अभी डिसाइड करने जा रहे हैं? बिकॉज 9th क्लास एक ऐसा होता है, 9th के बाद 10th आता है, हाई स्कूल एक ऐसा मुकाम होता है हमारे जीवन का जहां पर हमें ये निर्धारित करना होता है कि व्हाट इज नेक्स्ट, अगला हमारा पड़ाव क्या होना चाहिए, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो कितने लोगों ने अपनी दिशा निर्धारित कर ली है? मैं तो पहले ही डिसाइड। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने जो है अपना गोल डिसाइड कर लिया है। गोल डिसाइड कर लिया मतलब कि आगे बढ़ के क्या बनने वाले हैं। कोई बताए मुझे क्या बनना चाहते हैं? हाँ बताइए। टीचर बनना चाहते हैं, वेरी गुड। हम कहते हैं टीचिंग इज द मोस्ट अलाइड प्रोफेशन। बिना टीचर्स की मदद के हम कुछ भी नहीं बन सकते। आज हम वैज्ञानिक हैं तो हमारे टीचर्स की प्रेरणा की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बाद और इतने हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, उनका भी यही कथन था कि उनके टीचर्स की वजह से वो उस मुकाम पे पहुंचे। तो आप किसी की भी जीवनी पढ़ लीजिए, किसी भी वैज्ञानिक की, किसी भी महान व्यक्ति की, उनके उसमें जरूर ये स्टेटमेंट होगा कि वो आज इस मुकाम पे हैं वो टीचर्स की वजह से हैं। सो रिस्पेक्ट फॉलो योर, क्योंकि आज आप CDRI भी आए हैं तो आपके टीचर्स की वजह से आए हैं। आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर बनने के अलावा वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। ये रास्ता आज आपको पता चलेगा कि वैज्ञानिक भी कैसे बना जा सकता है और किन किन क्षेत्रों में वैज्ञानिक बना जा सकता है। तो कैसे चूज करेंगे बेस्ट ऑप्शन? सबसे पहले तो अपनी रुचि देखेंगे, है ना, मुझे विज्ञान में रुचि है या नहीं। किसी को आर्ट्स एंड कल्चर में रुचि है, किसी को संगीत में रुचि है, तो वो लोग संगीत में अपना कैरियर बना सकते हैं और संगीत में भी नए नए अनुसंधान होते हैं। आपको पता है कि लखनऊ का कथक घराना कहां से डेवलप हुआ? CDRI जो संस्थान है, आज तो ये नई बिल्डिंग में है, लेकिन सन 1951 में आपने देखा होगा एक 76 मंजिल पैलेस का जिक्र भी इसमें हुआ है।
कभी आप हजरतगंज जाएंगे लखनऊ में तो जब आप रेजिडेंसी से हजरतगंज जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक बड़ा सा महल दिखता है जिसको छतर मंजिल पैलेस बोलते हैं। वो नवाब वाजिद अली शाह का पैलेस था और उसमें सन 1951 में CDRI की स्थापना की गई। और उसी बिल्डिंग में 200 साल पहले नवाबों के काल में वहां पर कथक के ऊपर भी रिसर्च हुआ है। तो उस बिल्डिंग का पहले कथक के ऊपर रिसर्च हुआ, चिकनकारी के ऊपर उस बिल्डिंग में रिसर्च हुआ और उसके बाद औषधि अनुसंधान में रिसर्च हुआ। तो फिर कोई भी हो अनुसंधान या वैज्ञानिक दृष्टिकोण या ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन वाला जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो क्राइटेरिया है, वो हमेशा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना पैशन चूज करेंगे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है और फिर उसके बाद में आप अपना कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारी लाइफ में। यहां आप देखेंगे बहुत बड़ा जाल बना हुआ है, देख पा रहे? उस जाल में 10th क्लास के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस है, बहुत छोटे छोटे से अक्षरों में कर पाया हूं मैं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस हैं कि उनको एक स्लाइड पे ला पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी जिनको लगता है कि बस उनके लिए भी कुछ कैरियर ऑप्शंस है, जो ऊपर वाली आप लाइन देखेंगे, जहां पर जैसे कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं आप, बहुत सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं। LIC एजेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर आप 10th के आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उन ऑप्शंस को आप चूज करिए। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, कई बार पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, कभी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, जब हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारना है। यदि आपको जीवन में कुछ करने का जज्बा है तो आप 10th क्लास के बाद भी अपने लिए कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 10th के बाद में आपको लगा कि नहीं मुझे साइंस में जाना है, तो 12th करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप कॉमर्स में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं एंड साइंस में। 3 तो मेजर स्ट्रीम्स हैं हमारे इंडिया में जिसमें हम लोग अपना कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कॉमर्स लेने के बाद में आप बैंकिंग के क्षेत्र में एंड ऑडिट के क्षेत्र में, अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। यदि आपको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, आपको कॉमर्स अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है, तो आप जा सकते हैं। एंड ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स सब्जेक्ट में, आर्ट्स में जैसे मैंने बात की, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं जिसमें म्यूजिक, डांस एंड इस तरह की चीजें होती हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, उन पर आप काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट है, तो बायोलॉजिकल साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप अपना कैरियर अपना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, CSIR के संस्थानों में आप अपना कैरियर ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ICMR के संस्थानों में आप अपने आप को वैज्ञानिक बना सकते हैं, ICAR के संस्थानों में बना सकते हैं, DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि तमाम युद्ध और इस तरह के हथियारों की हमें जरूरत होती है, डिफेंस की जरूरत होती है, तो उसके लिए भी एक अलग सेक्टर है DRDO का, जहां पर आप कर सकते हैं। अंतरिक्ष की बात हो रही है तो इसरो का नाम आप सभी लोगों ने सुना है, तो वहां पर भी आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। 12th साइंस लेने के बाद आपको सिर्फ डिसाइड ये करना है कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तो क्या करेंगे सबसे पहले? मेंढक कूद पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही हमें भी कूदना है। कहाँ कूदना है? पर कूदने से पहले सोचना है। थिंक बिफोर यू लीव। ऐसी छलांग लगा देंगे क्या? कूद गया। छलांग लगाने से पहले हम थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। क्या सोच विचार करेंगे? क्या करना है लाइफ में। तो एक छोटा सा एनालिसिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT। आपने कितने लोगों के बारे में, कितने लोगों ने हाँ बच्चों आ जाइए, आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। कितने लोगों ने इस एनालिसिस के बारे में सुना है? SWOT एनालिसिस इसको बोलते हैं। 4 छोटी छोटी सी बातें हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले सोचनी होती हैं। S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब आपकी क्षमताएं क्या है। मुझे गाना नहीं आता है और मैंने परफॉर्मिंग आर्ट करना
शुरू कर दिया, गाने का प्रोफेशन चूज कर लिया, जबकि मुझे आता ही नहीं था, तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। तो पहला एनालिसिस क्या करेंगे? हम अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। और स्ट्रेंथ कौन बता सकता है? आपके टीचर्स बता सकते हैं आप में क्या स्ट्रेंथ है? नहीं बता पाएंगे। आपके पेरेंट्स बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप उनको भी नहीं पता है कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है। ये कौन बता सकता है? आप खुद बता सकते हैं कि मेरे में कितनी क्षमता है। दूसरा हमको एनालिसिस करना होता है W का। W फॉर वीकनेस। क्या कमजोरियां हैं? मैं प्लेयर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं फिजिकली उतना फिट नहीं हूं, मैं दौड़ नहीं सकता, 500 मीटर या 1000 मीटर में दौड़ नहीं सकता, और मैंने अपना कैरियर, बच्चों पीछे ही बैठ जाइए, आप लोग पीछे ही बैठ जाइए, अपना कैरियर मैंने स्पोर्ट्स में कर लिया, तो मेरी वीकनेस है कि मैं दौड़ नहीं सकता, इतनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर सकता, और फिर मैंने यदि स्पोर्ट्स में चला गया तो क्या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो हमें वीकनेसेस को भी जानना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज होती है अपॉर्चुनिटी। हम किस क्षेत्र में अपना कैरियर ऑप्शन चूज करें जहां पर हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। यहाँ पर आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके भाई बहन बता सकते हैं कि इस एरिया में जाओ, आप अपना कैरियर जो है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में बनाओ, आप अपना कैरियर मेडिकल साइंसेज में बनाओ, आप अपना कैरियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बनाओ। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी आगे का क्षेत्र आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हमें अपॉर्चुनिटीज कहाँ दिख रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो हम कंप्यूटर्स को सीख रहे हैं। आजकल आप सभी लोगों से कहा जाता है कंप्यूटर लिटरेसी भी जरूरी है। पहले सिर्फ हमारे यहाँ साक्षरता पे जोर दिया जाता था, अब साक्षरता से भी एक कदम आगे बढ़ के हम लोग काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कंप्यूटर लिटरेसी की। क्यों जरूरी है कंप्यूटर लिटरेसी? एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? कंप्यूटर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना होगा। नई जानकारी निकालनी है तो इंटरनेट का जानकारी होना होगा, और इंटरनेट हमें करने के लिए या तो मोबाइल एप्लीकेशंस की जानकारी होना चाहिए या हमें कंप्यूटर्स की जानकारी होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी को पहले पहचानना जरूरी है कि कहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और इन्हीं सब अपॉर्चुनिटीज के लिए IISF जैसे जो कार्यक्रम होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जहाँ पर आपको नया प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट हॉरिजन्स के बारे में पता चलता है कि अच्छा ये क्षेत्र भी है। जैसे आज आपके टीचर CDRI में आपको लेकर आए तो आज आपको पता चल रहा है कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के लिए भी इस तरह से काम किया जाता है, पूरा की पूरा एक संस्थान बनाया जाता है। जैसे कि हमारी डायरेक्टर मैडम ने बताया कि लगभग 13 दवाइयां हम लोगों ने विकसित की हैं, और एक दवा को विकसित होने में कम से कम 10 से 12 साल का समय लगता है, मैं आपको बता दूंगा। और लगभग CDRI में 1000 लोग मिलके काम करते हैं, और वो 1000 लोग मिलकर 10-12 साल में एक नई दवा बना पाते हैं। आगे हम इसी में डिस्कस करेंगे कि दवा कैसे बनती है और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अपॉर्चुनिटीज हमने देख ली। अपॉर्चुनिटीज के साथ में हमें चौथी चीज को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं थ्रेट्स। थ्रेट्स या खतरे भांपना क्यों जरूरी है? आप लोग सतर्क होकर रोड क्रॉस करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको खतरा है एक्सीडेंट का, है ना। रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, या आप इलेक्ट्रिक का कोई काम करते हैं तो आप बहुत सावधानी से काम करते हैं, क्योंकि आपको थ्रेट्स पता है कि इलेक्ट्रिक से करंट लग सकता है। तो क्या करते हैं आप? सतर्क होकर काम करते हैं। वैसे ही हमारे कैरियर के क्षेत्र में हम लोगों को भेड़ चाल नहीं चलनी है। हमें क्या करना है? अपनी क्षमताओं को, अपनी कमजोरियों को एनालाइज करना है, और जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एनालाइज करना है, और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ये फील्ड सुटेबल है। तो कोई भी नए क्षेत्र में छलांग लगाने से पहले क्या करेंगे? ये 4 बातें सोचेंगे। इसी को SWOT एनालिसिस बोलते हैं, और ये एनालिसिस हम लोग को बहुत बाद में पढ़ाया जाता है जब हम पूरी पढ़ाई खत्म कर चुके होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हाई स्कूल में ही इस एनालिसिस को करना सीखें, जिससे कि आप जीवन में जो भी नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेंगे उन प्रोजेक्ट्स को आप बखूबी पूरा कर सकते हैं।
इन सब के लिए क्या करना होगा हमें? एक एग्जांपल लेते हैं हम, हाउ टू बिकम ए साइंटिस्ट। CDRI में आए हैं, साइंटिस्ट की बात करेंगे, तो साइंटिस्ट बनने के लिए हमें क्या करना होगा? रिसर्च। साइंटिस्ट केवल विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। हिस्ट्री में भी साइंटिस्ट होते हैं, ह्यूमैनिटीज में भी साइंटिस्ट होते हैं। तो साइंटिस्ट होना मतलब सिस्टमेटिक स्टडी करना ही साइंटिफिक एनालिसिस कहलाता है। तो किसी भी क्षेत्र में आप यदि एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप स्टडी करेंगे तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं, और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। आप ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में कैसे साइंस कैरियर अपना सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए? कोई बता सकता है साइंटिस्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? योग्यता। ये बच्ची बहुत ही स्मार्ट है। इतनी ही क्यूरियोसिटी हमें जरूरी है विज्ञान में या ज्ञान में। जब हम स्टडीज कर रहे होते हैं तो हमें इतना ही अटेंटिव रहना चाहिए, इतना ही हमें जिज्ञासु रहना चाहिए। जितनी ज्यादा मन में जिज्ञासा होगी उतना ही ज्यादा आपको अध्ययन में रुचि होगी। तो एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है एक वैज्ञानिक बनने के लिए? जनरली ये कहा जाता है कि PhD होना चाहिए। PhD का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी नहीं है। ये योग्यता है जो बिना पढ़े ही आती है। अब आप कहेंगे बिना पढ़े PhD कैसे हो सकती है? PhD के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, फिर उसके बाद फिर PhD करना, 3-4 साल, 5 साल, कभी कभी 7-8 साल भी लग जाते हैं PhD करने में। तो बिना पढ़े PhD कैसे हो सकती है? न्यूटन PhD थे क्या जब उन्होंने न्यूटन्स लॉ बनाए थे? नहीं, उन सब लोगों को बाद में PhD अवार्ड की गई। तो PhD मीन्स पेशेंस, हार्ड वर्क एंड डिवोशन। ये 3 क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। किसी भी वैज्ञानिक के अंदर या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए हमें 3 बातों का होना जरूरी है। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। यदि आप में ये 3 क्वालिटी हैं तो आप निश्चित तौर पे एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। और इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें कंफर्ट जोन का त्याग करना होगा। सभी कौन कौन लोग हैं अभी कंफर्ट जोन में? कंफर्ट जोन समझते हैं? कंफर्ट जोन क्या होता है? यस सर। टेंशन फ्री लाइफ। अभी सबकी टेंशन फ्री लाइफ है ना? मम्मी टिफिन बना के दे देती है स्कूल के लिए, आप स्कूल आ जाते हैं, बढ़िया पढ़ाई करते हैं, थोड़ा बहुत टेंशन होता है एग्जाम के टाइम पर, बाकी सब कुछ मजे में चल रहा है ना? 9th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत मजा ही मजा है। 10th क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। 10th क्लास में क्या होता है? थोड़ा प्रेशर आ जाता है, थोड़ा टेंशन आ जाता है। हाई स्कूल का एग्जाम है, पास भी करना है और उसके बाद अगला फील्ड हम क्या चूज करने वाले हैं वो भी डिसाइड करना है। तो क्या होता है? कंफर्ट जोन से आप अगले जोन में आ जाते हैं और वो जोन होता है फियर जोन। जब डर लगना शुरू हो जाता है, डर फेलियर का, डर कम नंबर आने का, डर पास नहीं होने का, है ना? ये डर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं डर लगने लगता है। और डर लगता है तो क्या करते हैं? फाइंड एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना चालू कर देते हैं, है ना? स्कूल जाने का मन नहीं होता क्योंकि डर लगा रहता है, पता नहीं होमवर्क किया नहीं है, मैम गुस्सा करेंगी कि होमवर्क कहाँ है, या जो भी प्रोजेक्ट या जो भी असाइनमेंट दिया है वो कंप्लीट नहीं है। तो आप क्या करेंगे? पेट दर्द का बहाना बना लेंगे और बीमार होने का बहाना बना के स्कूल में गोला मार देंगे। ये भी अच्छा है। अब आप कहेंगे बताइए सर तो उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं हमको, बुरी चीज को भी अच्छा बता रहे हैं। आप एक्सक्यूजेस बनाना, बहाने बनाना आपने चालू कर दिया, टीचर्स को अवॉइड करना चालू कर दिया, पेरेंट्स को अवॉइड करना चालू कर दिया। अरे वो आंटी तो पूछती रहती है पढ़ाई तो कैसी चल रही बेटा, तो उन आंटी के सामने जाना बंद कर दिया। करते हैं ना ऐसा? तो ये कब करते हैं? जब हम फियर जोन में आते हैं। और मैं कह रहा हूं ये सब अच्छा है। तो क्यों अच्छा है? आप फियर जोन में आ गए हैं, इसका मतलब यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, तभी आप डरना शुरू किए हैं। कहते हैं ना डर के आगे
बिल्कुल डर के आगे जीत होती है, क्योंकि जब डर आता है तो क्या करते हैं आप, ग्रोथ के सेकंड जोन में आ गए हैं, और उसके बाद का अगला जोन होता है लर्निंग जोन, जहां पे क्योंकि डर तो दूर करना है, अकेले जाने में डर लगता है तो क्या करेंगे, किसी को साथ में ले लेंगे, अंधेरे से डर लगता है तो लाइट को साथ में लेंगे। मीन्स क्या किया आपने, कुछ नई चीज को ऐड ऑन किया। वैसे ही यदि फेल होने से डर लगता है तो क्या करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, कोचिंग लगा लेंगे, सीनियर से हेल्प ले लेंगे, पेरेंट्स से हेल्प ले लेंगे। दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स। तो जैसे ही फियर जोन में आते हैं आप, फिर उसके बाद में क्रॉस करके लर्निंग जोन में आ जाते हैं, वहां पर नई चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही आपने नई चीजें सीखना शुरू किया, आप जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करना सीख लेते हैं। यू एक्वायर न्यू स्किल्स, नई नई चीजें आप सीख पाते हैं, नए आप में काबिलियत विकसित हो जाती है, और आप अपने आप को मोर कंटेंट फील करते हैं। मोर कंटेंट फील करना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब आप कुछ नई चीजें सीख लेते हैं। जैसे इंग्लिश में प्रॉब्लम है और आपने इंग्लिश का अच्छे से रिवीजन कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ ठीक है, अब हम बाकी सारी चीजें भी पढ़ पाएंगे। तो लर्निंग जोन में आने के बाद फिर जैसे ही आप लर्निंग जोन कंप्लीट करते हैं, यू विल ग्रोथ जोन में अब आपको लगने लगता है कि जिस फील्ड में आपने अपने आप को चुना है उस फील्ड में आप काफी कुछ कर सकते हैं। और यदि ये आपने क्षमता विकसित हो गई है तो यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग। तो वैज्ञानिक बनने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, डर को जीतना होगा, और डर को तभी जीत पाएंगे जब हम नए स्किल्स को डेवलप करेंगे, और जब नए स्किल्स डेवलप करेंगे तभी हम ग्रोथ जोन में आ पाएंगे। CDRI के बारे में हमारी डायरेक्टर मैम ने अपने वीडियो मैसेज में बताया आपको, आपने देखा उसमें अलग अलग तरह के लैब्स में व्हाइट कोट पहने हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। अलग अलग लैब में अलग अलग तरह की रिसर्च होती है, वहां से स्टार्ट करके सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो 1951 में, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर ये 76 मंजिल पैलेस है जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था। ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग है, नवाब वाजिद अली शाह की बनवाई हुई बिल्डिंग है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कुछ इस तरह के संरचनाओं को, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को गवर्नमेंट ने ऑक्युपाई किया, और उनमें से एक संरचना CDRI के तौर पे स्थापित हुई। CDRI को सन 2012 में हम लोग उस बिल्डिंग से अभी जहाँ प्रेजेंट में है इस बिल्डिंग में शिफ्ट लेकर करके आए, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशन इशू थे। हमें हमारे संस्थान को GLP सर्टिफिकेट दिलवाना था, जो कि एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है, आप लोगों ने ISO 9000 सर्टिफिकेट देखा होगा, FSSAI के सर्टिफिकेट देखे होंगे खाने पीने की चीजों पर। उसी तरह से GLP सर्टिफिकेशन एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो रिसर्च लैब को मिलता है। उसका सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये होता है कि उस लैब में किया हुआ काम पूरी तरह से व्यवस्थित है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हमारा संस्थान 76 मंजिल पैलेस से नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। बताया कि 13 दवाइयां बनी हैं। दवाइयां होती क्या हैं? औषधि। औषधियां क्या होती है बेटा? ठीक करने की दवा। सारी दवाइयां केमिकल होते हैं, मानते हैं इस बात को? यस। कोई ना कोई केमिकल होता है, वो केमिकल चाहे तो प्लांट से निकाला गया हो, चाहे लेबोरेटरी में कुछ रिएक्शन करके बनाया गया हो, तो अल्टीमेटली सारे के सारी दवाइयां जो होती हैं एक केमिकल होती है, एक मॉलिक्यूल होती है। तो एक मॉलिक्यूल जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फार्मूला आर्टिमिसिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, जो एक पौधा होता है आर्टिमिसिया एनुआ, जो हिमालय में मिलता है। उस पौधे से ये तत्व निकाला गया है आर्टिमिसिन। इस तत्व को निकालने के लिए जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, और ये बहुत अच्छा तत्व है जो मलेरिया की रोकथाम में आता है। अब CDRI ने क्या किया, क्योंकि ये पौधा हिमालय और उसके ऊपर के क्षेत्रों में मिलता है और बहुत अच्छा एंटी मलेरियल गुण रखता है, मलेरिया की रोकथाम में इस्तेमाल किया जा सकता है। मलेरिया कहाँ होता है? मलेरिया किन जगहों पर होता है? मच्छर में। मच्छर तो उससे तो होता है, पर किन जगहों पर होता है? गंदी जगह पर, जहाँ पर गर्मी हो और पानी भी हो, हॉट एंड ह्यूमिड जिसको बोलते हैं। मतलब हम यदि ज्योग्राफिकली बोले तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये मलेरिया होता है, जहाँ पर हिमालय नहीं होता वहाँ पे मलेरिया होता है। तो मतलब गर्म जगहों पे मलेरिया होता है,
तो CDRI के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये पौधा जो है इंडिया में नहीं मिलता है, लेकिन इस पौधे में बहुत अच्छे औषधीय गुण हैं जो मलेरिया की रोकथाम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो CDRI ने क्या किया, इसका केमिकल सिंथेसिस किया, इसको लैब में तैयार किया, इस फार्मूले को, इस मॉलिक्यूल को, और उससे एक दवा बनाई अल्फा बीटा आर्टिथर, जो 37 देशों में इस्तेमाल की जाती है। 37 देशों में इस्तेमाल करना मतलब कि जहां कहीं पे भी दुनिया भर में मलेरिया है वहां पर CDRI की इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो कैसे बनी होगी मलेरिया की दवा? मलेरिया तो मच्छर से होता है, मतलब CDRI में मच्छर भी पालना पड़े होंगे। तो क्या CDRI में मच्छर पाले जाते हैं? नहीं, पाले जाते हैं। यस सर। हम लोग 2 तरह के मच्छरों को पालते हैं CDRI में, एक जो मलेरिया को फैलाते हैं और दूसरा एक और बीमारी होती है हाथी पांव। हाथी पांव बीमारी का नाम सुना है? फाइलेरियासिस बोलते हैं। आप लोगों को स्कूल में अल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाती है फाइलेरिया की रोकथाम के लिए। तो उस बीमारी को भी, वो भी एक मच्छर के काटने से होती है। तो उन 2 बीमारियों के जो वेक्टर्स हैं, जो वाहक हैं, उनको CDRI में पाला जाता है। जब मलेरिया की दवा बनानी थी तो मलेरिया के ऊपर रिसर्च करना होती है। कैसे हुई रिसर्च? सबसे पहले मलेरिया के मच्छर पाले गए, फिर मलेरिया के काटने से मच्छर बीमारी नहीं होती है, मलेरिया के अंदर एक और जीव होता है, पैरासाइट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। उसी के एक्सपेरिमेंट करते वो प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में जब आ जाता है तो वो प्लाज्मोडियम ग्रो करता है हमारे लीवर में और हमें मलेरिया हो जाता है। तो मतलब मच्छर भी चाहिए, प्लाज्मोडियम वेक्टर भी चाहिए। तो सबसे पहले मच्छर पाले गए, उनको इन्फेक्ट कराया गया। एक ब्लड का एक प्लेट में ब्लड लिया, उसमें वो वेक्टर डाला और वेक्टर को, जो मॉस्किटो जो हमारे यहाँ पाले जाते हैं, छोटी छोटी सी मच्छरदानियां होती हैं, मॉस्किटो नेट्स होते हैं, उसमें मच्छरों को पाला जाता है। उसमें वो पेट्री डिश रख देते हैं, सारे मच्छर उस ब्लड को सक करते हैं और वो पैरासाइट उनके शरीर में चला जाता है। नेक्स्ट क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? जैसा कि आप लोगों ने जो पहले आए थे उन्होंने देखा कि बहुत सारे हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल हैं। CDRI में लेबोरेटरी एनिमल फैसिलिटी दी है, लगभग 35,000 लेबोरेटरी जानवर CDRI में पाले जाते हैं। 18 अलग अलग स्पीशीज के, जिसमें चूहे हैं, माइस, रैट्स, गिनी पिग्स, हैमस्टर्स, खरगोश एंड रेसस मंकी। तो ये सारे जानवर हम अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मच्छरों को इन्फेक्ट किया, फिर उस मॉस्किटो नेट में एक छोटे से चूहे को, रैट को हम लोगों ने, जैसे आइसक्रीम का कॉन होता है वैसा ही एक मेटल का कॉन होता है, उसमें चूहे को बंद कर देते हैं और उसको बंद करके उस नेट के अंदर रख देते हैं। अब क्या होगा? सारे मच्छरों को गर्म खून मिलेगा चूहे का, तो वो क्या करेंगे, उसके नाक पर, कान पर और पूंछ पर बाइट कर लेंगे। तो पैरासाइट कहाँ चला जाएगा? चूहे में शरीर में चले जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं आर्टिमिसिन, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अलग अलग डोजेज हम लोग बनाएंगे और उन डोजेज को उन माइस को खिलाएंगे, चूहे को खिलाएंगे। और जिस डोज पर वो पैरासाइट्स उनके शरीर में किल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये दवा अच्छे से काम कर रही है। तो इस तरह से मलेरिया की जो दवा CDRI ने तैयार की, उसका एक्सपेरिमेंट इस तरह से तैयार किया गया। एक और दूसरा दवा है ऑर्मोलेक्सिफिन, जिससे सहेली बनाई गई। सहेली, जैसा कि डायरेक्टर मैम ने बताया, दुनिया की इकलौती नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक दवा है। ठीक है, तो ये सब दवाइयां बनी कैसे और इसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वो हम जल्दी से स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद एक ग्रुप फोटो लेंगे एंड देन कुछ क्विज कॉम्पिटिशंस आपके लिए हम लोगों ने रखे हुए हैं। जो विनर्स होंगे उनको चॉकलेट मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा ध्यान से सुनेंगे सब लोग। तो ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट कैसे होता है? अनुसंधान केंद्र उनके शैक्षिक के साथ साथ साइंस एग्जीबिशन, साइंस एक्टिविटी ले गए। आंचलिक, ये भंवर है, वॉर्टेक्स, दिस इज अ वॉर्टेक्स। चीज़ें देखी, बहुत इंजॉय किया, जानकारी प्राप्त की। आइए देखते हैं किस तरीके से वो रिलेट करते हैं। वो बाहर का होता है, रियल में स्टार्ट। प्यासा पक्षी, पानी पिलाओ इसको। पानी पड़ रहा है।
ये ब्लड है और इसमें ब्लड है। नीचे चलाइए। ये सही है। गहराई से संदेश। ये साइंस है, ये रिफ्लेक्शन का तरीका है, मेरा लग रहा है। क्या बता रहे इसके साइंस में टोटी लग रहा हवा में है। हाँ हवा लग रहा है, उसके पीछे मिरर लगा है, उसका रिफ्लेक्शन से वो हो रहा है और नीचे वो फ्लो से वो पानी गिर रहा है। अच्छा चलो ले जाओ इधर। मैं इसको बनाती हूँ, मैं एक ब्लॉग डाल रही हूँ, ठीक है? वेट करो मैं जब यहाँ स्कूल नहीं आई तब मैं 40 अभी तो होगी। अब मैं खाना पीना छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई खाना पीना छोड़ दूँगी तो खाना पीना छोड़ने कोई ऑप्शन नहीं है। कम करके मैं तब नहीं करनी पड़ती अब मैं तुम्हें को देखो दोनों साथ में आ रही हूँ। मम्मी इधर आई ये देखो मुझे पता है। मम्मी कैसे दिखाऊंगी मैं यहाँ पर। पॉलीथीन है बैग ले जाने वाला। अरे तुम यही हो, कोई अनीता मौसी। ये देख रहे हैं आप लोग क्या खेल चल रहा है? रिले रेस। कितने लोग जानते हैं रिले रेस? हाथ उठाएं। दादू मुझे बता दो क्या होता एक टीम बनाते हैं, हाथ में एक बैटन लेते हैं, एक प्लेयर दौड़ता है 100 मीटर, दूसरे प्लेयर को पकड़ा देता है बैटन, फिर दूसरा प्लेयर 100 मीटर दौड़ता है, तीसरे प्लेयर को पकड़ा देता है और इस तरह से 400 मीटर की दौड़ जो है 4 प्लेयर मिलकर मिनिमम टाइम में कंप्लीट करते हैं। जो सबसे पहले दौड़ के रेस कंप्लीट करता है वो विनर जीत जाता जाता है। है। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ पर अलग अलग फील्ड के वैज्ञानिकों की, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाते हैं और हाथ में एक बैटन लेते हैं। बैटन यहाँ पर लकड़ी या लोहे का डंडा नहीं होता है, बैटन होता है टारगेट फॉर ड्रग डिस्कवरी। मलेरिया एक महामारी की तरह था जब दुनिया भर में, तो क्या बैटन हाथ में लिया CDRI ने? एंटी मलेरियल दवा बनाने का। एंटी मलेरियल दवा बनाने के बाद फिर जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया उस तरीके से उसका तैयार किया। तो सबसे पहले क्या चाहिए था? टीम, साइंटिस्ट की एक टीम हम लोगों ने बनाई और उस टीम में सबसे पहले हमें एक मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। किसी भी मॉलिक्यूल को ही तो हम दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या चीज चाहिए होती है? मॉलिक्यूल चाहिए। तो मॉलिक्यूल कौन ला के देगा? एनिमल। मॉलिक्यूल में हमें यदि नेचुरल प्रोडक्ट से है तो हो सकता है हमें बॉटनी वाले लोगों की भी जरूरत पड़े, जिन्होंने बॉटनी में इंटरेस्ट है, जिन्होंने मास्टर्स बॉटनी में किया हुआ है, जो लोग औषधीय पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखते हैं, वो हमें बता सकते हैं कि इस पौधे में ये तत्व है और इस तत्व का ये मेडिसिनल उपयोग है। 2017 में CDRI ने एक दवा बनाई है रीयूनियन है, जो फास्ट फ्रैक्चर हीलिंग दवा है, जो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। जब फ्रैक्चर होता है तो जनरली 2-3 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ता है। यहाँ पे क्या किया है? CDRI ने दवा बनाई है, उस दवा से 14 दिन में फ्रैक्चर ठीक हो जाता है, हड्डियां जुड़ जाती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो दवा कहाँ से तैयार हुई है? वो दवा तैयार हुई है शीशम के पत्तों से। शीशम का पेड़ सबने देखा है? ऐसा कोई है जिसने पेड़ ना देखा हो? कोई नहीं। गाँव में, शहरों में, हर जगह शीशम मिलता है। तो शीशम के पत्तों से उस दवा को तैयार किया गया। तो किसने बताया? हमारे जो नेचुरल थेरेपिस्ट है उन लोगों ने बताया कि शीशम के पत्तों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो शीशम के पौधों में कौन से तत्व हैं वो हमारे पहली टीम के मेंबर ने निकाले, और जो होते हैं केमिकल साइंटिस्ट। यहाँ पे केमिस्ट्री वाले लोग जो हैं वो नए नए मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करते हैं या नए नए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं। यदि लेबोरेटरी में सिंथेसिस करना है
तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करके वो लोग नए नए मॉलिक्यूल बनाते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एक लाइब्रेरी बना लेते हैं और फिर उन लाइब्रेरी को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन करके देखते हैं कि वो उस बीमारी में काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो CDRA में लगभग 10 से 15,000 मॉलिक्यूल हर साल सिंथेसाइज होते हैं और ये सिंथेसिस होता है हमारे केमिकल साइंटिस्ट के। तो कितने लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है? बहुत सही। तो आप लोग जो है नए केमिकल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नई दवा बनाने के लिए, नए अलग अलग इस्तेमाल के लिए आप नए नए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री वाले हमारी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की टीम में आ गए। फिर उसके बाद जब मॉलिक्यूल पता चल जाता तो आपने देखा आर्टिमिसिन का स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें 2 रिंग्स बने हुए थे, ठीक है। अच्छा, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हमें कैसे पता चला कि उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है? बता दूंगी। साइंटिस्ट ने कैसे बताया? कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो जब केमिकल कंपाउंड जब नया पता चल जाता है तो उसका हमें स्ट्रक्चर पता करना होता है और उसके लिए एक और टीम होती है, हम लोग पैटर्न उसको थमा देते हैं। केमिस्ट्री वालों ने पैटर्न थमाया फिजिक्स वालों को। ये जो दूसरी टीम होती है एनालिटिकल साइंटिस्ट की, ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, जो केमिस्ट ने जो मॉलिक्यूल बनाया है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। स्ट्रक्चर क्यों पता होना चाहिए? मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्यों पता होना चाहिए? दादू मुझे बता। कोई बता सकता है? ये बता दो दादू। तभी तो मैं जो कैसे ठीक खुलता है? गलत। दादू क्या हर ताला हर चाबी से खुल जाता है? तो ताला कैसे खुलता है? सही चाबी से। अब चाबी सही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? जब तक कि उसका स्ट्रक्चर हमें पता नहीं चलेगा। तो वैसे ही मॉलिक्यूल हमारे शरीर में दवा के तौर पे इस्तेमाल होगा या नहीं होगा वो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उसका स्ट्रक्चर हमें नहीं मालूम होगा। और स्ट्रक्चर मालूम होने से हमें ये पता चलता है कि उसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी, वो किसके साथ बाइंड करेगा, किसके साथ बाइंड नहीं करेगा, कहाँ पर वो चेन को ब्लॉक करेगा, कहाँ पर वो चेन को ओपन करेगा। और आप लोगों ने देखा है दवाओं के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। क्यों लिखी रहती है? एक्सपायर दवा एक्सपायर कैसे होती है? उसका केमिकल सही बोले खत्म हो जाता है। उसका केमिकल खत्म नहीं होता है, उसका केमिकल जो है परिवर्तित हो जाता है। इन्होंने सही जवाब दिया कि केमिकल खराब हो जाता है। खराब मतलब या तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। सपोज वहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक लगा हुआ था और वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे प्रोटीन के साथ बाइंड करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था और रिडक्शन होने से क्या हुआ, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उड़ गया। अब बॉन्ड बन पाएगा? नहीं। जब बॉन्ड बनेगा ही नहीं तो वो हमारे शरीर में दवा जुड़ेगी कैसे? तो इसका मतलब दवा एक्सपायर हो गई, उसकी एफिकेसी खत्म हो गई। तो ये दवा की एक्सपायरी, दवा की एफिकेसी, उसकी इफेक्टिवनेस, वो उपयोगी है या अनुपयोगी हो गई है, ये जानने के लिए हमें उस दवा का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो फिजिक्स वाले जो लोग हैं, कितने लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट है? बहुत कम लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट रहता है। लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले और कंप्यूटर साइंस वाले कैसे ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट में काम करते हैं? वो लोग हमें मॉलिक्यूल इंटरेक्शन जो है कंप्यूटर में ही बना के दिखा देते हैं। सपोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये कंप्यूटर से ही पता चल जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर साइंस के लोग भी औषधि अनुसंधान में अपना योगदान देते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी एक अलग फील्ड है और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोग शामिल कर रहे हैं हमारे ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में। तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर साइंस के लोगों की जरूरत है। तो दूसरा प्लेयर हमारा कौन है? फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस वाले लोग। जब उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं तो पैटर्न हम कहाँ थमाते हैं? तीसरे प्लेयर को थमाते हैं और तीसरे प्लेयर होते हैं हमारे बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जैसे कि उन्होंने चूहों पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, वैसे हर बीमारी के अलग अलग एक्सपेरिमेंटल मॉडल होते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल्स पे वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और बताते हैं कि जो मॉलिक्यूल केमिस्ट ने हमें दिया था, जिसका स्ट्रक्चर एनालिटिकल साइंटिस्ट ने बताया था, वो मलेरिया के लिए बहुत अच्छा है या हड्डी जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से बायोलॉजिकल साइंटिस्ट जो लोग जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, वो लोग हमारे ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जब वो ये बता देते हैं कि हाँ ये मॉलिक्यूल एक अच्छी दवा बन सकता है, तो हम क्या करते हैं? पैटर्न
तीसरे फील्ड के लोगों के लिए बता देते हैं। तो ये तीसरा फील्ड होता है फार्मास्यूटिकल साइंसेस का। बी फार्मा, एम फार्मा के बारे में कितने लोग जानते हैं कि ये भी एक कैरियर ऑप्शन है? दादा बताओ। बी फार्मा, एम फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, इस तरह के जो फील्ड के लोग होते हैं वो लोग भी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में आते हैं और वो हमें फॉर्मुलेशन बताते हैं कि दवा को हमें कैप्सूल फॉर्म में लेना है, टैबलेट फॉर्म में लेना है या उसका इंजेक्शन लेना है। और इस तरह से जब दवा बनके तैयार हो जाती है तो उसके अलग अलग डोजेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पर उन डोजेस को बनाने के पहले हमें क्या करना होता है कि उनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। उसके लिए टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्चर्स की एक टीम होती है जो बताती है यदि दवा सुरक्षित है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो दवा मनुष्यों के ऊपर इस्तेमाल करके देखी जा सकती है। तो अभी तक का ये जो 4-5 मेंबर्स ने जिन्होंने काम किया, ये सारे लोग अभी किस पे काम कर रहे थे? एनिमल्स पे काम कर रहे थे। पर दवा किसके लिए बना रहे हैं? ह्यूमंस के लिए। मनुष्यों के लिए। तो अल्टीमेटली दवा मनुष्यों के ऊपर इस्तेमाल की जाएगी, तो वो कब इस्तेमाल की जाएगी? तो वैज्ञानिक मनुष्यों के ऊपर दवा का इस्तेमाल खुद नहीं देख सकते, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी टीम में एक और खिलाड़ी को शामिल कर लेते हैं। वो खिलाड़ी कौन होता है? क्लिनिशियन। डॉक्टर्स होते हैं, जहां पर पेशेंट्स होते हैं तो साइंटिस्ट जो है डॉक्टर्स के साथ में कोलैबोरेट करते हैं और डॉक्टर पेशेंट्स को वो दवा देते हैं। और इस तरह से हमारा ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का पूरा टीम वर्क, या जिसको हम कहते हैं रिले रेस, कंप्लीट होती है। जहां पर केमिकल साइंस के फील्ड के लोग, बॉटनी वाले लोग, कंप्यूटर वाले लोग, फिजिक्स वाले लोग, मैथ्स वाले लोग, बायोलॉजी वाले लोग और फार्मास्यूटिकल साइंसेस वाले लोग, और उसके बाद फाइनली एमबीबीएस एमडी, और इसके अलावा और भी लोग शामिल हैं। दवा बनके तैयार होगी तो कंपनी में जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग होगा, मार्केटिंग होगा तो कॉमर्स वाले लोग भी आ जाएंगे। तो इस तरह से औषधि अनुसंधान क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए, हर फील्ड के व्यक्ति के लिए इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारा ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम होता है CDRI में, वो सारे टीम के मेंबर्स मिलकर करते हैं और लगभग एक दवा को बनने में 10 से 12 साल का समय लगता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस फील्ड में आए एंड साइंस में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे और ग्रुप फोटोग्राफ के बाद में फिर हम क्विज कंपटीशन करेंगे। वो पैनल लगा दीजिए।